नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर न्यूज आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्वामी यश कलाज में मैं स्वामी संजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, मेरे प्यारे शेर न्यूज, मेरे लाल लालियों, ध्यान रखिए। अब मैं आज आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाला हूं, जो विज्ञान में क्लास 10वीं का हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम लोग आगे चल रहे हैं। हमने 10वीं क्लास का शुरू किया था। पहला चैप्टर जो फिजिक्स का लिया था, जो प्रकाश का अपवर्तन और परिवर्तन, उसमें कम से कम हमने 10 या 12 टाइप से हमने बता चुका है उसको वीडियो। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उसमें साइंस का जो क्लास 10वीं का है उसको ज़रूर देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। आज का मोटिवेशनल लाइन है, आप लोग ध्यान दीजिए। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। बिना संघर्ष और कठिनाई किए हुए कभी हम लोग को सफलता और मंजिल नहीं मिलते। तो मेरे प्यारे शेरनियों, कोई भी काम करने से पहले हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। अगर हम चाहे आप कोई भी मेहनत करेंगे तो सबसे पहले तभी मजदूरी मिलेगी जब मेहनत करिएगा। अगर मेहनत ही नहीं करिएगा तो मजदूरी किस काम की। तो मेरे प्यारे शेरनियों, आज हम लोगों का दिन है, आज हम लोग को पढ़ाई करना। अभी हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ऐश्वर्य और आराम की ज़िंदगी जीना पड़ता है मेरे लाल। अगर जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छे ही ऐश्वर्य और आराम की ज़िंदगी जीना पड़ता है। तो मेरे लाल, आज के इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आइए हम लोग जो साइंस है उसकी शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे शेरनियों, ध्यान दीजिए। प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। क्या यहाँ पे आइए, पार्श्विक विस्थापन। ध्यान दीजिए मेरे लाल, आज का हेडिंग डालिएगा पार्श्विक विस्थापन। तो मेरे शेर यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पार्श्विक विस्थापन क्या होते हैं इसको सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ के द्वारा अब हम लोग समझते हैं। तो मेरे लाल यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये एक प्रकार का बर्फ की सिल्ली ले देते हैं। क्या ले लेते हैं मेरे लाडलो? बर्फ की सिल्ली ले लेते हैं यहाँ से। ये क्या हो गई? एक सबसे पहले हम लोग बर्फ की सिल्ली ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये बर्फ की क्या है? सिल्ली लिख लीजिए, बर्फ की सिल्ली। हाँ, तो मेरे लाडलो यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमने यहाँ पे बर्फ की सिल्ली लिया उसके बाद यहाँ और ये क्या हो गया? ये वायु हो गया। मान लीजिए क्या हो गया? ये वायु हो गया, ठीक है। ऊपर में यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण यहाँ से आ रही है, आपतित किरण। मेरे लाडलो, मेरे प्यारे शेरनियों, ये ध्यान दीजिए। और यहाँ से ये मुड़कर इस प्रकार से आती हुई, ये थोड़ा तिरछी आएगी, और ये इस तरह से आती हुई, ये इस प्रकार से मेरे लाडलो, ये इस प्रकार से क्या हो जाती है? निर्गृत हो जाती है। क्या होती है मेरे लाडलो? ध्यान दीजिए, ये यहाँ से बर्फ की सिल्ली में आती है, प्रवेश करती है, और किरणें यहाँ से क्या हो जाती है मेरे लाडलो? निर्गृत हो जाती है। तो मेरे लाडलो, अगर बर्फ की सिल्ली इस तरह आ रही है तो कुछ किरणें तो मेरे लाडलो इस तरह भी आएगी। ध्यान रखिएगा, ये कटेगा नहीं, ये इस तरह जाएगा, ठीक है। और ये जो किरणें आ रही है यहाँ से कुछ, तो यहाँ से भी तो कुछ किरणें आएगी। ये इस तरह से किरणें आती है, और ये क्या होगा? ये निर्गृत हो जा रही है, तो इसको बोला जाता है, लिखिएगा निर्गृत किरण। क्या लिखिएगा लाडलो? निर्गृत किरण। ये कौन है? आपतित किरण और निर्गृत किरण। और यहाँ ध्यान दीजिए, तो मेरे लाडलो, ये दोनों के बीच की जो दूरी होगी, लंबाई होगी, ये इसी को बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन।
तो मेरे लाडलो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा, आइए हम बताते हैं। किसी आयताकार सिल्ली में, ये जो आयताकार सिल्ली है उसमें आपतित किरण जो आपतित किरण और निर्गृत किरण में जो लंबवत, बीच की जो लंबवत दूरी है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे लाडलो, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये आपतित किरण और निर्गृत किरण के दोनों के बीच की दूरी जो होती है लंबवत किरण के, वही कहलाती है पार्श्विक विस्थापन। तो मेरे लाडलो यहाँ से आप लोग हेडिंग देकर लिखिए, हम लिखवाते हैं आप लोग को। किसी आयताकार सिल्ली से अपवर्तन की स्थिति में निर्गृत किरण और आपतित किरण के बीच लंबवत की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है मेरे लाडलो, यहाँ तक ये जो पार्श्विक विस्थापन है इसके तो कुछ कारण और कोई गुण होंगे, ये किस प्रकार से क्या करती हैं, ये निर्भर करती है। तो आगे इसी में हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा वे कारक जिन पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करते हैं। यहाँ लिखिएगा पार्श्विक विस्थापन के कारण जिन पर निर्भर करते हैं। उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद इसको हेडिंग दीजिए मेरे लाडलो। इसके बाद पार्श्विक विस्थापन के कारण जिन पर निर्भर करती है उसको हेडिंग डालिएगा। इसमें पहला लिखिएगा, पहला पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब की, इसको लिखिएगा पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब या बर्फ के मोटाई का सीधा समानुपाती होती है। सीधा क्या होती है मेरे लाडलो, ये समानुपाती होती है। दूसरा लिखिएगा, पहला हमने क्या समझा, जो पार्श्विक विस्थापन है ये इसके कांच की मोटाई, जो कांच या बर्फ की सिल्ली की मोटाई है वो सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा इसी में हेडिंग डालकर मेरे लाडलो लिखिएगा पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। दूसरा लिखिएगा इसी में जो पार्श्विक विस्थापन होता है वो आपतन कोण का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद मेरे लाडलो दूसरा लिखिएगा इसी में, मेरे लाडलो दूसरा लिखिएगा इसी में आप लोग, दूसरा लिखिएगा पार्श्विक, तीसरा हेडिंग देकर पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है। सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद चौथा लिखिएगा पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है मेरे लाडलो, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ तक। इसके आगे हेडिंग डालिए मेरे लाडलो। हमने प्रकाश के अपवर्तन पढ़ाया था, उसके लिखिएगा इसी में प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव, प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको आइए हम लोग जानते हैं मेरे लाडलो। मेरे लाडलो ये ध्यान दीजिए, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के प्रभाव वो क्या होता है ये ध्यान दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, प्रकाश का अपवर्तन वो प्रकाशीय भ्रम को क्या करता है, दर्शाता है।
प्रकाश का अपवर्तन जो है प्रकाश के क्या करता है, पारकाशीय भ्रम को दर्शाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को पढ़ने के साथ साथ अनेक प्रकार की चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। क्या करती है, अपनी ओर वो सब क्या कर लेती हैं, आकर्षित कर लेती हैं। तो यही मेरे लाडलो क्या हुआ, वही प्रकाशीय भ्रम हुआ। तो मेरे लाडलो ये ध्यान दीजिए, पहला जो है वो प्रकाश की पानी में डूबी हुई पेंसिल, पहला लिखिएगा, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एक छोटा प्रतीत होना। पानी में डूबा पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एक छोटा सा क्या होना, प्रतीत होना। ठीक है, जब हम लोग पानी इस तरह पानी में डालते हैं, इस तरह छड़ी को, डंडे को, तो वो क्या होता है, इस प्रकार से मुड़ी हुई थोड़ा सा दिखाई पड़ता है। लगता है कि वो मुड़ कर जा रही है, लेकिन मेरे लाडलो वो सीधा जाती है देखने में। तो वही बात हुआ, प्रकाश का पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ी का छोटा या एक छोटी सी मुड़ी प्रतीत होती है होना। दूसरा लिखिएगा, दूसरा इसमें लिखिएगा, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब या बर्फ रखकर ढकने से, कांच का स्लैब या बर्फ की सिल्ली रखकर ढकने से उसका उठा हुआ भाग जो होता है वही प्रतीत होता है। अगर हम कोई वस्तु हो गई इस प्रकार से कांच हुई, इस तरह ढक कर रखते हैं, तो उसका जो भी होता है तो वो दिखाई पड़ता है क्या, उसका उठा हुआ ही भाग क्या होता है मेरे लाडलो, पर से प्रतीत होती है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होना। मछुआरा है जो, उसको पानी में क्या होता है, उसको मछली को भेदने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने मेरे लाडलो महाभारत में देखे होंगे, जब वहाँ पे द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था, उसमें उनके पिताजी ने क्या किया था, एक मछली को रखे थे और उनमें गांडीव रहता था और उसी से उठाकर तीर से बांधना था, ऊपर मारना था, नीचे पानी में देखना था। ठीक है, पानी से देखकर मारना पड़ता था। तो वहाँ पे अनेक वीरों थे और उसमें उन्होंने उस स्वयंवर में किसी ने उस मछली को नहीं भेद पाए। किसी लोगों ने उस मछली को भेदने में बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ना किसी से नहीं हुआ। तब वहाँ से हमारे जो अर्जुन होते हैं, उन्होंने गांडीव को उठाते हैं और एक ही तीर से भेद डालते हैं, उसके आँखों में मारना रहता है मछली को। ठीक है, और उसी से द्रौपदी का शादी हो जाता है। तो वो जो होता है ना, ऊपर में रहेगा, नीचे में भेदना रहता है, तो उसमें मछली को तीर से या कोई भी चीज़ से मारने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है मेरे लाडलो, यहाँ तक ये लिख लीजिएगा। ये क्या थे, नीलगिरी, आपतित किरण, वायु, बर्फ सिल्ली और पार्श्विक विस्थापन की ये सब भेद थे। ठीक है, तो इसके बाद आइए हम लोग पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्तियां नहीं आती। पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्तियां नहीं आती और मुसीबतों और कठिनाइयों और संघर्ष को सामना किए बिना कभी मंजिल या सफलता नहीं मिलती। तो मेरे लाडलो, अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग ध्यान रखिए अपवर्तनांक। इसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, इसको ध्यान रखिए। तो मेरे लाडलो, ये जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक का एक सूत्र होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक का सूत्र होता है। यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखवा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा अपवर्तनांक का सूत्र जो है इसको लिखिए। अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर लिखिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में क्या हुआ, प्रकाश का वेग
अब बटा में क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा में उस माध्यम में प्रकाश का वेग। उस माध्यम में क्या लिखिएगा मेरे लाडलो, प्रकाश का वेग। वरदान किसे कहते हैं, निर्वात में जो होता है किसी माध्यम में प्रकाश निर्वात में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश के वेग को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को लिखिएगा आप लोग, निर्वात में प्रकाश के वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाडलो, अपवर्तनांक कहते हैं। आगे लिखिएगा, अपवर्तनांक को प्रायः म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू अथवा लिखिएगा, अथवा किससे सूचित किया जाता है, न्यू से सूचित किया जाता है, या इसे न्यू से सूचित किया जाता है, न्यू से सूचित किया जाता है। यानी प्रकाश का कहने का मतलब ये अपवर्तनांक को किससे सूचित किया जाता है, म्यू से, या किससे सूचित किया जाता है, न्यू से सूचित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक अर्थात अपवर्तनांक जो होता है इसको म्यू या न्यू से सूचित किया जाता है। तो यही साइन आई बटा में क्या हो जाता है, साइन आई। ठीक है, यही क्या होता है, सूत्र होता है। और एक चीज़ मेरे लाडलो यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो तालिका हम दे रहे हैं, अपवर्तनांक का माध्यम जो होता है वो अनेक प्रकार से होता है। वायु में अपवर्तनांक कुछ होता है, यानी हवा में अपवर्तनांक कुछ होता है। और क्या होता है, पानी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक अलग होता है, चांदी का अलग होता है, हर चीज़ का अलग अलग होता है। उस तालिकों को ध्यान दीजिए और उसमें से देखिए, लिखिए। पहला जो है वायु का अपवर्तनांक जो होता है, जैसे डैश बनाया गया है वैसे आप लोग उसको बना लीजिए। और वायु में कितना दिया है, 1.003 होता है। वायु अथवा हवा में क्या होता है, 1.003 होता है। और पानी की बात करें, पानी में अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। वायु की बात करें तो 1.003 और उसमें पानी की बात करें 1.33 होता है। आपसे केरोसिन में पूछ देगा तो कितना होता है केरोसिन का अपवर्तनांक, उसमें होता है 1.44 होता है। उसके बाद अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में कितना होता है तो 1.36। उसके बाद तारपीन में कितना होता है 1.47 लिखिएगा 47। उसके बाद कार्बन में कितना, कार्बन डाइसल्फाइड में कितना होता है तो 1.36। कार्बन डाइसल्फाइड में कितना होता है 1.36।
उसके बाद बेंजीन का जो दिया है, बेंजीन में कितना होता है 1.0 1.50 होता है। उसके बाद पिघला जो क्वार्टर्ज होता है उसमें बात करें तो 1.46 होता है। कितना होता है 1.46। उसके बाद अगर बर्फ़ में कितना होता है तो 1.31, बर्फ़ में 1.31। और क्राउन कांच में कितना होता है, क्राउन कांच में 1.48 से 1.61 तक होता है। उसके बाद फ्लिंट कांच में होता है 1.53 से 1.96 तक होता है। और कैंडेला बाल्सम में होता है कितना 1.53। और मांडिक में कितना होता है 1.71। और नीलम में कितना होता है 1.77 होता है। सिंघा नमक जो होता है उसमें कितना 1.54 होता है। और हीरा में कितना होता है 2.42 होता है। तो मेरे लाल यही क्या होते हैं, वायु में अनेक प्रकार से ये क्या होते हैं अपवर्तनांक होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा मेरे लाडलो, इसी में लिखिएगा आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, आपेक्षिक अपवर्तनांक को क्या कहते हैं इसको लिखिए। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, ये दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। मिला इसमें क्या दो माध्यम, एक पहला माध्यम एक है, मान लीजिए माध्यम एक, और एक माध्यम कितना है 2 है। दो माध्यम है, माध्यम कितना है 2 है, माध्यम 1 और माध्यम 2 है। ठीक है, तो मेरे लाडलो जब माध्यम 1 की बात करें तो यहाँ N21 आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर होता है ये N2 बटा में N1 होता है। ठीक है, यही क्या होता है सूत्र, आपेक्षिक अपवर्तनांक का यही सूत्र होता है N21 बराबर N2 बटा में N21, यही होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक। यानी दो माध्यमों के निरपेक्ष मान को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। आप लोग यहाँ तक लिखिए और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो मेरे लाडलो हम लोग आज की क्लास को इतना ही तक समाप्त करते हैं। आप लोग मस्त रहें, बिंदास रहिए और बिंदास तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाइए और खुश रहिए हमेशा। और बच्चों, महिलाओं और अन्नदाताओं और सैनिकों और नर्सों, डॉक्टरों और माता पिताओं की सम्मान करें, क्योंकि यही देश की जान है, यही देश की शान है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो